जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड में मिट्टी, कृषि और पशुपालन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो सभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। दोस्तों जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसकी जो स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1929 को की गई थी। कब की गई थी? तो 16 जुलाई 1929 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्वतीय मिट्टी का पीएच मान होता है। दोस्तों पीएच मान होता क्या है कि पीएच मान हमें बताता है कि मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है। तो दोस्तों जो पर्वतीय मिट्टी है, उत्तराखंड में मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है, तो यहाँ का जो मिट्टी का पीएच मान है 5.5 से 6.5 के बीच होता है। यानी यहाँ की जो मिट्टी होती है अम्लीय होती है। आपको पता है 0 से 7 तक अगर जिसका पीएच मान होगा वो अम्लीय होगा और 7 से 14 तक जिसका पीएच मान होगा वो क्षारीय होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तत्कालिक देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? दोस्तों सिर्फ बीजापुर नहर का नहीं, उत्तराखंड की अधिकांश नहरें का जो निर्माण किया गया है वो कैप्टन कोटले के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? कैप्टन कोटले के द्वारा किया गया है। और इसीलिए पीवी कोटले को या कैप्टन कोटले को आधुनिक भगीरथ कहा जाता है। आधुनिक भगीरथ, अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आधुनिक भगीरथ की संज्ञा किसको दी गई है, तो वो पीवी कोटले को दी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों इनमें से सुमेलित करने के लिए आ रखा है तो जो राजपुर नहर है, दोस्तों इसका निर्माण किया गया है रिस्पना नदी पर किया गया है। और अगर पूछा जाए कभी कि पर्टिकुलर राजपुर नहर का निर्माण किसने किया था, तो महारानी कर्णावती ने इसका निर्माण किया था, जिन्हें नकटी रानी भी कहा जाता है। किसने कहा था? शिव प्रसाद डबराल ने कहा था। जो कटाप पत्थर नहर है दोस्तों वो यमुना नदी पर स्थित है। बीजापुर नहर दोस्तों टोंस नदी पर स्थित है आपकी, और खलंगा नहर सोंग नदी पर स्थित है। तो यानी 2 के साथ 1 के साथ 2, 1, 4, 3। दोस्तों 2, 1, 4, 3 किसमें है? तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गाय की स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है या किस होना था? किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन? दोस्तों वो कौन सी राज्य की स्थानीय गाय है जिसका प्रजनन और सुधार नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है? तो वो है आपकी कौन सी? बद्री गाय। या पूछा जा सकता है कि बद्री गाय का स्थानीय बद्री गाय की नस्ल में सुधार के लिए प्रजनन और सुधार का कार्य किस जनपद में किया जा रहा है? फिर हो जाएगा चंपावत जनपद में किया जा रहा है। और चंपावत जनपद के किस गांव में? तो नारियल गांव में किया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, और अभी आ भी रखा है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संबंध में सत्य है। दोस्तों पहली चीज, ये मृदा स्वास्थ्य कथन दे रखा है, लेकिन मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई 5 दिसंबर 2018 को हुई। तो दोस्तों कथन एक क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना है। अभी यूकेएसएससी ने इसको कनिष्ठ सहायक में पूछा है। और दूसरा है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को कम करना है। तो दोस्तों एक दिमाग लगाओ, क्या सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र में विस्तार करना इसका उद्देश्य नहीं हो सकता है? ठीक है। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है कि दोस्तों इसका उद्देश्य है कि उर्वरकों के खेती में उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। सिंपल भाषा में जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना था उसका मृदा की पहचान करना और मृदा किस वर्ग की है उसके आधार पर इसमें उर्वरक का प्रयोग करना, इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य है। तो केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है। और मैंने ये बता दिया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई, तो 5 दिसंबर 2018 को की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मैंने अभी कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 5 दिसंबर 2018 को शुरू हुई, तो जो मृदा दिवस मनाया जाता है इसी 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, राज्य में जैविक कृषि अधिनियम किस वर्ष बना? दोस्तों राज्य में जो जैविक कृषि अधिनियम लागू किया गया दोस्तों वो 2019 में लागू किया गया, जिसे राज्यपाल की मंजूरी कब मिली? तो 2020 में इसे राज्यपाल की मंजूरी मिली। और 2010-20 में अगर राज्यपाल की मंजूरी मिली तो दोस्तों मुझे कमेंट में बताओ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 2020 में किस राज्यपाल ने इसे मंजूरी दी होगी? ठीक है। अगला क्वेश्चन, मृदा उत्तराखंड की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों उत्तराखंड की जो मृदा है उसे 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला स्थित है। दोस्तों जो क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला है वो कहाँ पे है? तो आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मृदा का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों मैंने कहा मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। स्वास्थ्य कार्ड योजना इसी में 2018 को हुई। ठीक है, इसी के बाद आगे आया जैविक कृषि विधेयक 2019 को बना। इसको सीरीज बनाते जाओ। और जो इस मिट्टी का सारा खेल है, इस मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पैडोलॉजी। क्या कहलाता है? पैडोलॉजी के नाम से मृदा का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में कुल कितने क्षेत्रफल पर खेती की जाती है? दोस्तों उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का जो खेती की जाती है 12.5% भाग पर खेती की जाती है। कितने पे? 12.5% भाग पर राज्य में खेती की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर सिंपल तरीके देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 51% पर खेती की जाती है, 4% पर चारागाह है, 21% पर वन है और 24% भूमि बंजर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड उद्यान निदेशालय। दोस्तों याद रखना उत्तराखंड उद्यान निदेशालय अगर पूछे कहाँ है तो अल्मोड़ा में स्थित है उत्तराखंड उद्यान निदेशालय। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी अल्मोड़ा में स्थित है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। फल संरक्षण एवं शोध केंद्र चौबटिया में स्थित है। जिले फल उद्यानों का स्वर्ग भी कहा जाता है। चौबटिया अल्मोड़ा में ही स्थित है। राष्ट्रीय कृषि शोध होना था। राष्ट्रीय कृषि शोध संस्थान कहाँ है? दोस्तों ये उधम सिंह नगर में नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय कृषि शोध संस्थान भी आपके अल्मोड़ा में स्थित है। तो ये 4 क्वेश्चन अल्मोड़ा में के देख लो। उत्तराखंड उद्यान निदेशालय, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, फल संरक्षण एवं शोध केंद्र और राष्ट्रीय कृषि शोध संस्थान, ये चारों के चारों अल्मोड़ा में स्थित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए? दोस्तों जो ब्रिटिश काल में कुल 11 भूमि बंदोबस्त हुए, जिनमें से सर्वाधिक 7 भूमि बंदोबस्त ट्रेल ने किया था। प्रथम भूमि बंदोबस्त आपको पता है किसने किया था? तो गार्डनर ने किया था 1815 में कुमाऊं में। 1816 में द्वितीय भूमि बंदोबस्त ट्रेल ने किया था। दोस्तों इससे भूमि बंदोबस्त से संबंधित जितने भी MCQ हैं एक स्पेशल वीडियो बना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में एक नाली के बराबर वर्ग मीटर होता है। दोस्तों एक नाली के बराबर 200 वर्ग मीटर होता है और 50 नाली बराबर होता है 1 हेक्टेयर। ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम में बनेगा, क्योंकि राज्य की स्थानीय बोली भाषा जितने भी यहाँ पे खेती की जाएगी उनसे संबंधित क्वेश्चन है। और प्रेजेंट टाइम में लोकल को महत्व दिया जाए, चाहे वो बोली भाषा हो, चाहे शब्दावली हो, चाहे कृषि हो, चाहे नृत्य हो। ठीक है, जो भी है इनको महत्व दिया जा रहा है, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इनमें से सुमेलित नहीं है। सिंचाई हेतु सर्वोत्तम व्यवस्था। दोस्तों जिस भूमि में सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है वो भूमि तलाव भूमि या तालाब भूमि के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल सही है। असिंचित भूमि को लोम मृदा। दोस्तों जिस भूमि में सिंचाई की कम सुविधा होती है उसे लोम असिंचित भूमि, उपराव भूमि या इस प्रकार की मृदा को लोम मृदा भी कहते हैं। सही है। इजराइन जो भूमि होती है उखड़ भूमि के नाम से जानी जाती है। याद रखना बिल्कुल सही है कि जो इजराइन भूमि है वो उखड़ भूमि के नाम से जानी जाती है। और कोसी नदी घाटी उपराव भूमि। दोस्तों ये गलत है। जो कोसी नदी घाटी है वहाँ पे सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है, और जहाँ पे सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होगी मैंने कहा वो तालाब भूमि कहलाती है। तो यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? उत्तम जलोढ़ भूमि। दोस्तों जो उत्तम जलोढ़ भूमि होती है, उत्तम जलोढ़ भूमि जो होती है वो सेरा कहलाती है। बिल्कुल सही है।
आंशिक जलपूर्ति वाली भूमि, दोस्तों जो आंशिक जलपूर्ति वाली भूमि होती है वो पर्णचर भूमि कहलाती है। ये भी सही है, याद रखना, जहाँ पे जलपूर्ति कम होगी वहाँ पे पर्णचर। हमेशा जलमय वाली भूमि सीमार भूमि कहलाती है, जहाँ पे हमेशा जल भरा रहता है वो भूमि क्या कहलाती है, सीमार कहलाती है वर्तमान उत्तराखंड में। और उपराव भूमि कटीली भूमि, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी कहा जो उपराव भूमि है उसे जहाँ पे सिंचाई की सुविधा कम न तो ज़्यादा होती है न तो कम होती है, वो उपराव भूमि कहलाती है। और इसकी प्रकार की मृदा को लोम मृदा कहते हैं, मैंने अभी ऊपर बताया, उपराव भूमि कहते हैं। जबकि जो कटीली भूमि है उसे इजराइन भूमि कहा जाता है, इजराइन भूमि कहा जाता है, या उखड़ भूमि के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समुच्चय खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो समुच्चय खेती है उसे कंटूर फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। और दो समान ऊंचाई को मिलाने वाली जो रेखा होती है ये कंटूर रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, सीढ़ीदार खेती में ढाल वाले स्थान पर किस प्रकार की जुताई की जाती है? दोस्तों जो सीढ़ीदार खेती में ढाल वाले स्थान पर जुताई की जाती है वो आड़ी जुताई की जाती है। किस प्रकार की? आड़ी जुताई की जाती है। अगला क्वेश्चन, राज्य में झूम खेती करने वाली जनजातियाँ, दोस्तों उत्तराखंड की जनजातियों के नाम से पूरे 150 MCQ हैं, पूरे करा रखे हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो राज्य की जो झूम खेती करने वाली जो जनजाति है वो राजी जनजाति है। कौन सी है? राजी जनजाति। झूम खेती बोलो यानी स्थानांतरणशील खेती। और झूम खेती होती क्या है? जहाँ पे हम कुछ समय के लिए वनों को काट करके खेती करते हैं और जब तक उसमें नमी है या उपजाऊ है तब तक खेती करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। इस प्रकार की जो खेती की विधि होती है वो झूम खेती कहलाती है। और दोस्तों राज्य में कौन करती है? तो राज्य की जो सबसे छोटी जनजाति है 5 जनजातियों में वो राजी जनजाति इस खेती को करती है। इसके अलावा भोटिया जनजाति भी कुछ इसी प्रकार की खेती करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस काटिल विधि कहा जाता है। इसको कहते हैं काटिल विधि से खेती। अगर कभी पूछा जाए झूम खेती के समान काटिल विधि से खेती राज्य की कौन सी जनजाति करती है, तो फिर याद रखना भोटिया जनजाति, जो महा हिमालय क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अक्टूबर से अप्रैल तक होने वाली खेती कहलाती है। दोस्तों अक्टूबर से अप्रैल तक कौन सी खेती की जाती है? तो रबी की फसल की जाती है, जो अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट दी जाती है। और इस खेती में कौन कौन से आते हैं? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, अलसी, आलू आदि फसलें क्या आती हैं? रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन, कोदा, झंगोरा, तिल, कोणी किस प्रकार की फसल है? दोस्तों जो कोदा है, झंगोरा है, तिल है, कोणी है, ये किस प्रकार की फसल है? तो याद रखना ये खरीफ की फसल है। राज्य की कोदा, झंगोरा, तिल, कोणी किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल का टाइम कब है? तो ये जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर में काटी जाने वाली फसल हैं। और अगर इसकी मुख्य अन्य फसलों को देखें तो धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, जूट, कपास, शन, तंबाकू, ये क्या है दोस्तों? खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सबसे कम कौन सी फसल की जाती है? तो दोस्तों राज्य में मुख्य रूप से रबी और खरीफ की फसल की जाती है। सबसे कम जायद की फसल की जाती है जो रबी और खरीफ फसल के मध्य में होती है, मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। इसके अंतर्गत तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, लौकी, ये सारी फसल जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन, राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान है वो आपके पीपल कोटी में स्थित है। और पीपल कोटी कहाँ है? चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, और दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो राज्य के मंडुआ को किस देश को निर्यात किया जाता है? आप कमेंट करें, पता तो चलना चाहिए, पढ़ भी रहो या खाली नहीं। अगला क्वेश्चन, कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको पता चलेगा कि आपको तुरंत कितनी जल्दी आप आंसर को पिक कर सकता है आपका माइंड, क्योंकि पेपर में आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक मंडुआ का उत्पादन करने वाला जनपद है। तो दोस्तों जो सर्वाधिक मंडुआ का उत्पादन करने वाला जनपद है वो पौड़ी जनपद है। जबकि सबसे कम मंडुआ का उत्पादन अगर पूछे कौन जनपद करता है तो नैनीताल जनपद करता है। और अगर पूछे राज्य के कौन सा जनपद है जो मंडुआ का उत्पादन नहीं करता है, तो एक तो हरिद्वार जनपद नहीं करता है, एक उधम सिंह नगर जनपद, यानी दोनों के दोनों जो मैदानी जनपद है जिनके पास 13.93% का क्षेत्रफल है, वो दोनों जनपद क्या नहीं करते हैं? मंडुए का उत्पादन नहीं करते हैं। और बाकी घटा देना, जितना भी पहाड़ी क्षेत्र है वो सारा मंडुए का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन,
राज्य में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है, तो दोस्तों राज्य में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल गेहूं है, जो राज्य के 33% भाग पर की जाती है। जबकि देश में अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो सर्वाधिक चावल की फसल की जाती है, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत 33% भाग पर गेहूं की फसल सर्वाधिक की जाती है। अगला क्वेश्चन, गेहूं की फसल के संबंध में असत्य है। असत्य पूछ रहा है दोस्तों, मैंने कहा था जो नहीं असत्य वाले होंगे इनको पहले ही मार्क कर दो। गेहूं की फसल के लिए दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोमट मिट्टी देश की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। 50 से 70% वर्षा होती है, तो मैंने कहा ये 50 इसको वर्षा की 50 से 70% आवश्यकता होती है। अक्टूबर से अप्रैल होता है, तो अक्टूबर में बारिश कम होती है, तो यानी याद रख लो कि इसमें वर्षा क्या होगी, कम आवश्यकता पड़ेगी। टेम्परेचर भी कम रहता है, सर्दियों का समय आ जाता है तो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। गढ़वाल मंडल में अधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है, ये भी सही है। और कुमाऊं मंडल में अधिक क्षेत्रफल पर, ये गलत है दोस्तों। जब या तो इन दोनों में से एक होगा, या तो कुमाऊं में ज़्यादा होगी या तो गढ़वाल में ज़्यादा होगी। तो दोस्तों गढ़वाल मंडल में गेहूं की खेती क्या की जाती है, ज़्यादा की जाती है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जनपद है। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है वो उधम सिंह नगर जनपद करता है। चावल का भी यही करता है, ठीक है, चावल और गेहूं का। और जो सबसे कम चावल और गेहूं का उत्पादन करता है वो रुद्रप्रयाग जनपद है, जो जनसंख्या में सबसे छोटा जनपद है। अगला क्वेश्चन, राज्य में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर चावल की खेती की जाती है। तो जो राज्य में चावल की खेती की जाती है वो की जाती है 21.6%, 22 है दोस्तों, ये कर लो, 21.6% भाग पर चावल की खेती की जाती है, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक चावल की जो खेती की जाती, सर्वाधिक क्या की जाती है, चावल की खेती की जाती है। और सर्वाधिक चावल उत्पादन कौन करता है, तो पश्चिमी बंगाल करता है, जहाँ की मुख्यमंत्री कौन है, ममता दीदी। अगला क्वेश्चन, चावल की फसल के संबंध में असत्य है। दोस्तों चावल राज्य की द्वितीय प्रमुख फसल है, बिल्कुल सही है। 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी गेहूं से अधिक पानी की आवश्यकता होती है इसको। गेहूं से अधिक 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और चमोली प्रमुख चावल उत्पादक हैं, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि जो प्रमुख चावल उत्पादक हैं वो उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जनपद हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रमुख चावल उत्पादक जनपद हैं। अगला क्वेश्चन, बिलियन डॉलर ग्रास के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों जो बिलियन डॉलर ग्रास के नाम से जाना जाता है वो झंगोरा की फसल को जाना जाता है। किसको, झंगोरा की फसल को। अगला क्वेश्चन, राज्य में मत्स्य नीति किस वर्ष लागू की गई। तो दोस्तों राज्य में जो मत्स्य नीति 2002 में लागू की गई, और देश का प्रथम मत्स्य नीति लागू करने वाला जनपद भी, राज्य भी कौन है, उत्तराखंड है, जिसने 2002 में ये मत्स्य नीति लागू की थी। अगला क्वेश्चन, फरण है। दोस्तों फरण क्या है, फरण एक मसाला है, क्या है, एक मसाले के अंतर्गत आता है। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है, अगर जिसको पता है वो मुझे कमेंट करे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का मिनी बंगाल कहलाता है। दोस्तों उत्तराखंड का मिनी बंगाल के नाम से जाना जाता है, कमल घाटी को कहा जाता है। और किसके लिए, मैंने अभी कहा कि पश्चिमी बंगाल चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो ये कमल घाटी भी चावल उत्पादन के कारण उत्तराखंड का मिनी बंगाल कहलाती है। और यह किसके मध्य है, तो यमुना और कमल घाट के मध्य है। और इन दोनों का मिलन कहाँ पे होता है, तो नौगांव में होता है। और इसके बीच की जो ये घाटी है, ये घाटी कमल घाटी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, गन्ने की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। राज्य की अगर तृतीय फसल पूछे तो वो भी गन्ना है, जो 6% भाग पर जिसकी खेती की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गन्ना फसल के संबंध में असत्य। यह राज्य की तृतीय फसल है, अभी बोला मैंने। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, सर्वाधिक वर्षा की आवश्यकता गन्ने को होती है। राज्य में 6% पर खेती की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन देहरादून करता है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन आपका उधम सिंह नगर करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती लेकिन जमाव की नहीं। दोस्तों वो कौन सी फसल है जिसको अधिक पानी की आवश्यकता होती लेकिन जमाव की नहीं, तो वो चाय की फसल है। इसीलिए चाय की फसल को ढालधार पहाड़ी चोटियों पर किया जाता है, जिससे पानी तो आए लेकिन रुके नहीं, क्योंकि इनकी जड़ें खराब होने लगती हैं। अगला क्वेश्चन, गन्ना विकास संस्थान स्थित है। दोस्तों जो गन्ना विकास संस्थान है वो कहाँ पे है, तो आपके रुड़की में स्थित है गन्ना विकास संस्थान। और गुड़ का सर्वाधिक उत्पादन भी यही रुड़की करता है, जिसको आप गढ़वाली में क्या कहते हो, भेल्ली।
अगला क्वेश्चन, जौ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जनपद है। दोस्तों जौ का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो कौन सा जनपद करता है? तो पिथौरागढ़ जनपद करता है जौ का सर्वाधिक उत्पादन। और सबसे कम कौन करता है? तो उधम सिंह नगर जौ का सबसे कम उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, हिमालय क्षेत्र का प्रथम स्पाइस गार्डन की स्थापना की गई। दोस्तों जो हिमालय क्षेत्र का प्रथम स्पाइस गार्डन है रानीखेत सोनी नामक स्थान पर की गई है राज्य के प्रथम स्पाइस गार्डन की स्थापना। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वप्रथम आलू की खेती ब्रिटिश काल में कहाँ की गई थी? दोस्तों राज्य में जो सबसे पहले आलू की खेती थी वो की गई थी देहरादून जनपद में। और किसने की थी? तो दोस्तों मेजर यंग ने की थी। मेजर यंग ने की थी। कब की थी दोस्तों? तो 1823 में ये खेती की थी। ठीक है। और नैनीताल के आसपास आलू की खेती किसने बोई थी? तो हैरी ब्रजर ने बोई थी। किसने? हैरी ब्रजर ने। और विदेशी आलू की किस्म लॉ कीपर को कौन लाया था? तो वो नॉर्मन गिल लाया था। ये 5-6 क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, राज्य की प्रमुख लीची उत्पादक जनपद नहीं है। दोस्तों राज्य का जो प्रमुख लीची उत्पादक जनपद इनमें से कौन सा नहीं है? तो उत्तरकाशी नहीं है। जबकि रुद्रप्रयाग जनपद भी नहीं है यार, लीची उत्पादक जनपद नहीं है। दोस्तों जो रुद्रप्रयाग भी ना तो लीची उत्पादक है ना तो उत्तरकाशी है। जो लीची उत्पादक जनपद हैं एक उधम सिंह नगर है, नैनीताल है और देहरादून है। ये 3 जनपद राज्य के मुख्य लीची उत्पादक जनपद हैं। अगला क्वेश्चन, चकबंदी के प्रणेता गणेश सिंह गरीब का संबंध किस जनपद से है? दोस्तों जो चकबंदी के प्रणेता हैं गणेश सिंह गरीब, उनका संबंध पौड़ी जनपद से संबंधित है। और इन्हीं के साथी थे राजेंद्र सिंह रावत, जिनका संबंध उत्तरकाशी जनपद से है। इन्होंने 2015-16 में राज्य में चकबंदी के आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस जनपद को ये लीची होना था लीची निर्यातक जोन में शामिल किया गया? दोस्तों राज्य के जो प्रथम जनपद है जिसे भारत सरकार ने लीची निर्यातक जनपद में शामिल किया है वो देहरादून जनपद है। कौन सा है? देहरादून जनपद है। अगला क्वेश्चन, राज्य में उत्पादित सेब को किस नाम से दिल्ली में बेचा जाता है? तो दोस्तों राज्य का जो उत्पादित सेब है वो दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, जबकि अन्य राज्यों में इसे हिमाचली सेब के नाम से बेचा जाता है। सर्वाधिक सेब का उत्पादन राज्य में कौन करता है? तो उत्तरकाशी करता है। और उत्तरकाशी के अलावा हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर, इन तराई जनपदों को छोड़कर सभी जनपद लगभग इसकी खेती करते हैं। किसकी? सेब की। अगला क्वेश्चन, राज्य में उत्पादित की जाने वाली औषधीय फसलें हैं वैलिडोना, अफीम, मिंट, ठीक है, कुटकी, गंधा, पामारोजा। इन सभी फसलों की औषधीय फसलों की खेती राज्य में की जाती है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वप्रथम वैलिडोना की खेती किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों राज्य में सर्वप्रथम जो वैलिडोना की खेती शुरू की गई थी वो की गई थी नॉर्मन गिल के द्वारा की गई थी। नॉर्मन गिल के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1903 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उत्पादन सुगंधित होना था? सुगंधित तेल बनाने में किया जाता है। दोस्तों सुगंधित तेल बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वो जिरेनियम का उत्पादन किया जाता है। सुगंधित तेल बनाने के लिए किया जाता है जिरेनियम का। अब अगर पूछे किस मूल का पौधा है तो अफ्रीकी मूल का पौधा है। और इसका वानस्पतिक नाम पूछे तो पेलरगोनियम ग्लोबियोलेंस है। पेलरगोनियम ग्लोबियोलेंस इसका वानस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल को सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों चाय को होती है, लेकिन जमाव नहीं चाहिए इसको। अगला क्वेश्चन, राज्य में उत्पादित चाय ब्रांड का नाम है। दोस्तों जो राज्य में चाय उत्पादित की जाती है उसके ब्रांड का नाम क्या है? तो कैच है। क्या है? कैच। अगला क्वेश्चन, राज्य में चाय खेती का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दोस्तों बिशप हैबर ने दिया था। और ये चाय का विचार कब दिया था? तो 1824 में दिया था। कब दिया था? 1824 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों जो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड है उसकी स्थापना 2004 में की गई। फरवरी 2004 में की गई। और कहाँ की गई? तो अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत की गई। अगला क्वेश्चन, आधुनिक चाय इकाई स्थित है। दोस्तों जो आधुनिक चाय इकाई है वो बागेश्वर में स्थित है। कहाँ पे है? कोशानी बागेश्वर में स्थित है। कोशानी किस कवि का जन्म स्थान है? आप कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वप्रथम चाय की फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? दोस्तों जो राज्य में सर्वप्रथम चाय की फैक्ट्री खोली गई थी वो घोड़ाखाल में खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी? लगाई गई थी घोड़ाखाल में। अगला क्वेश्चन,
राज्य में सर्वप्रथम चाय कमेटी का गठन कब किया गया? दोस्तों मैंने कहा 1824 में बिशप हेबर ने चाय का विचार दिया था, लेकिन जो चाय कमेटी की स्थापना की गई थी वो 1834 में की गई थी। और किसकी अगुवाई में की गई थी? तो कील हॉर्न की अगुवाई में की गई थी। किसकी? कील हॉर्न की अगुवाई में की गई थी। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वप्रथम चाय बागान कहाँ लगाया गया था? तो राज्य में जो सर्वप्रथम चाय का बागान था वो लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा में लगाया गया था। लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा में किसने लगाया था? तो 1835 34-35 बोलो 34-35 में ये लगाया गया था में फॉकनर के द्वारा। किसके द्वारा? फॉकनर के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य में उत्पादित चाय की तुलना चीन की किस चाय से की जाती है? दोस्तों मैंने कहा राज्य की जो चाय का ब्रांड है वो कैच है, लेकिन इसकी तुलना चीन की किस चाय से की जाती है? तो उलॉक चाय के साथ की जाती है। किसकी? उलॉक नामक चाय के साथ की जाती है। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत में चाय की खेती की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों जो 1834-35 में उत्तराखंड में फॉकनर ने जब लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा में चाय की खेती की थी, तो इसी के साथ 1835 में टिहरी में भी क्या की गई थी? चाय की खेती की शुरुआत की गई थी। और 1835 बोल रहा है तो किसका कार्यकाल रहा होगा? सुदर्शन शाह का कार्यकाल रहा होगा। अगला क्वेश्चन, चीनी चाय विशेषज्ञ किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में बुलाया गया था? दोस्तों जो चीनी चाय विशेषज्ञ था रैमजे के कार्यकाल में बुलाया गया था। पहले तो याद रखो कब बुलाया गया था? 1850 में बुलाया गया था। किसको बुलाया गया था? एसाई वोंग को बुलाया गया था। और 1850 किसका कार्यकाल है? तो रैमजे का कार्यकाल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौड़ी में चाय का बागान निम्न में से किसके द्वारा लगाया गया था? तो दोस्तों जो पौड़ी में चाय का बागान लगाया गया था वो हडलिस्टन के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य में कृषि नीति का निर्धारण किस वर्ष किया गया? दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत जो कृषि नीति का निर्धारण किया गया वो 2011-12 में किया गया। कब किया गया? 2011-12 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना की गई वो 2006 में की गई। कहाँ पे? 2001 में यार। सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का स्थापना 2001 में 14 मार्च 2001 में की गई। अगला क्वेश्चन, राज्य में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना की गई वो की गई थी 2006 में। वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों जो विपणन बोर्ड की स्थापना है राज्य के अंतर्गत 2000 में की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में किस किसान होना था? राज्य में किसान रत्न सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो जो किसान रत्न सम्मान है उसकी शुरुआत 2010 में की गई। और 2016 में दोस्तों किसान आयोग की स्थापना, राज्य में जो किसान आयोग है वो 2016 में बना। अब मैं इसको तुमको यहाँ पे एक सरल तरीके से याद करता हूँ। जो 9 नवंबर 2000 को राज्य बना तो इन्होंने सीधे बनते हुए दिसंबर 2000 में क्या किया? विपणन केंद्रों की स्थापना कर दी, बेचने की तैयारी कर दी। तो दोस्तों बेचना क्या था? यहाँ पे तो कुछ तो होता ही नहीं था। तो 2001 में इन्होंने क्या किया? सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना की कि हम तुम्हें अच्छे बीज देंगे, तुम उत्पादन करो। लेकिन इस बीज को तो कोई ले ही नहीं गया। तो फिर इन्होंने इसके बाद क्या किया? जब कोई इस बीज को ले नहीं गया तो इन्होंने कहा कि जो अच्छा उत्पादन करेगा हम उसको किसान रत्न सम्मान देंगे। तो फिर इन्होंने 2010 में लालच दिया, किसान रत्न सम्मान का शुरू हो गया 2010 में। तब किसान रत्न सम्मान तो देंगे, लेकिन इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? किस नीति के तहत करेगा? इसके लिए ये 2011-12 में कृषि नीति लेके आए। ठीक है। और कृषि नीति को लागू करने के लिए कोई आयोग तो चाहिए। इसके बाद इन्होंने 2016 में क्या किया? किसान आयोग की स्थापना की। तो समझ लो, राज्य बना, बेचने की तैयारी की, बीज दिया, बीज को कोई ले नहीं गया तो इन्होंने सम्मान का लालच दिया। सम्मान के का निर्धारण कौन करेगा? नीति लाए। और नीति को क्रियान्वयन कौन करेगा? तो आयोग की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, राज्य में अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र स्थित है। दोस्तों राज्य में जो अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र है वो श्यामपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य में नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों राज्य में जो नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट है वो 2003 में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई? जो प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना की गई हल्द्वानी में की गई। और किस वर्ष की गई? तो 1949 में की गई।
अगला क्वेश्चन, गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत की गई। दोस्तों जो गंगा गाय महिला डेयरी योजना है उसकी शुरुआत 2017 में की गई। कब की गई? 2017 में। अगला क्वेश्चन, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया गया। दोस्तों राष्ट्रमाता का दर्जा जो दिया गया गाय को उत्तराखंड में 2018 में दिया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों जो उत्तराखंड में सरकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई वो 2001 में की गई, और अगर तारीख पूछे तो 12 मार्च 2001 को की गई। अगला क्वेश्चन, राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। राज्य में जो स्वयं सहायता समूह का गठन कब किया गया? 2001-2 में किया गया। ठीक है, और स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए सरस मेलों का शुरुआत की गई। अगर पूछे सरस मेलों का उद्देश्य क्या है तो स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बेचना है। अगला क्वेश्चन, राज्य में दूध व दूध उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है? तो दोस्तों राज्य में उत्पादित जो दूध हैं और दूध उत्पाद हैं उनको आंचल ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। किसके नाम से? आंचल ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई। दोस्तों जो मिल्क पाउडर प्लांट है वो आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। कहाँ पे? उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन, डेयरी शोध एवं विकास केंद्र स्थित है। दोस्तों जो डेयरी शोध एवं विकास केंद्र है वो कहाँ पे है? वो नैनीताल में स्थित है। कहाँ पे? नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भेड़ प्रजाति सुधार के लिए मेरिनो भेड़ का आयात किस देश से किया गया? दोस्तों भेड़ प्रजाति सुधार के लिए किस भेड़ का आयात किया गया? तो मेरिनो भेड़ का आयात किया गया। कहाँ से किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से किया गया। और जो यहाँ का क्या है आपदा प्रबंधन मंत्रालय है वो भी किस मॉडल पे? ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई की सुविधा किस जनपद में है? तो उधम सिंह नगर में है। और सबसे कम सिंचाई की सुविधा तो वो चमोली जनपद में है। अगला क्वेश्चन, नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जनपद में की जाती है? दोस्तों जो नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो देहरादून जनपद में की जाती है। इसीलिए इसे उत्तराखंड का वेनिस कहा जाता है। किसको? देहरादून जनपद को। अगला क्वेश्चन, राज्य में सबसे प्राचीन नहर है। तो दोस्तों ऊपरी गंगा नहर सबसे प्राचीन है जिसका निर्माण 1842 से 1854 में किया गया था। 42 कार्यकाल था तो लूसी गठन का कार्यकाल था, क्योंकि 38 से 48 था लूसी गठन का कार्य। निर्माण कार्य 54 में पूरा हुआ तो किसने कराया होगा? तो बैटन ने इसका निर्माण कार्य पूरा कराया था। अगला क्वेश्चन, राज्य में अधिकांश नहरों का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा? दोस्तों मैंने पहले भी बोला राज्य का जो 99% नहरों का निर्माण है वो पीबी कोटले के द्वारा किया गया, क्योंकि इन्हें आधुनिक भगीरथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी गंगा नहर से उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में सिंचाई की जाती है? जो पूर्वी गंगा नहर से सिंचाई की जाती है बिजनौर और मुरादाबाद में की जाती है। अगला क्वेश्चन, शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष किया गया? दोस्तों टनकपुर चंपावत में जो शारदा नहर प्रणाली का निर्माण है वो 1928 में किया गया। कब किया गया? 1928 में किया गया। काली नदी बोलो या शारदा नदी पर किया गया। और ये क्या करती है? तो चंपावत और उधम सिंह नगर में सिंचाई करती है। अगला क्वेश्चन, जमरानी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों गोला नदी पर स्थित है, जिसे हल्द्वानी की जीवन रेखा कहा जाता है जमरानी बांध परियोजना को। अगला क्वेश्चन, नानक सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नंधौर नदी पर बनाया गया है, जो नैनीताल के चोर गलिया से निकलती है और नानक सागर बांध में समाहित हो जाती है। अगला क्वेश्चन, रामगंगा नहरें किस नदी से निकाली गई हैं? दोस्तों जो रामगंगा नहरें हैं पश्चिमी रामगंगा नदी से निकाली गई हैं कालागढ़ में, जिसकी लंबाई कितनी है? 155 किलोमीटर है। प्राचीन ग्रंथों में रथवाहिनी नदी जिसको कहा गया है बिरमा गागस बिन्नो जिसकी सहायक नदी है। ये मैं सारा नदी तंत्र में कवर कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नहर का निर्माण महारानी कर्णावती ने किया था? तो दोस्तों राजपुर नहर का निर्माण किया था, जिसे नकटी रानी कहा जाता है। किस नदी पर था? पहले भी क्वेश्चन आया था, रिस्पना नदी पर था स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कटा पत्थर नहर किस नदी पर स्थित है? जो कटा पत्थर नहर है वो यमुना नदी पर स्थित है, जिसकी लंबाई राज्य में 136 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, कंकड़ पत्थर तथा मोटे बालूयुक्त मृदा है। दोस्तों जो कंकड़ पत्थर तथा मोटे बालूयुक्त जो मृदा होती है वो मृदा कहलाती है दोस्तों भावर मृदा के नाम से जानी जाती है।
अगला क्वेश्चन, किस मृदा में जैव पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है? तो वो टर्सरी मृदा है जिसमें जैव पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है। और कंकड़ पत्थर युक्त मृदा बोल चुका हूँ मैं, भावर मृदा है। नैनीताल में भीमताल क्षेत्र में पाए जाने वाली मृदा है दोस्तों, जो नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पाए जाने वाली जो मृदा है ज्वालामुखी मृदा है। कौन सी है? ज्वालामुखी मृदा। अगला क्वेश्चन, डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित मृदा है। दोस्तों जो डोलोमाइट चट्टानें हैं उनसे निर्मित मृदा है। तो भूरी लाल पीली मिट्टी का विकास डोलोमाइट चट्टानों से हुआ है और ये मुख्य रूप से नैनीताल में, मसूरी में और चकराता में पाई जाती है। तो दोस्तों ये गिनती के 91 हैं, लगभग 150 क्वेश्चनों से ऊपर हमने क्वेश्चन कवर किया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।